इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथी देशों में सहमति बनी है। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 6 देशों मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और ईरान को स्थायी सदस्य बनाने की घोषणा की गई। ब्रिक्स संगठन के विस्तार को मंजूरी के साथ ही जनवरी 2024 से अब सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। ब्रिक्स के घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की वकालत की गई है, जिसमें ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते और विकासशील देशों की सुरक्षा परिषद में भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिए जाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का विस्तार अन्य विश्व संस्थानों में सुधार का संदेश देने वाला। उन्होंने कहा कि अन्य संगठनों के लिए भी ये मिसाल बन सकता है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया है कि राजनीति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्त और संस्कृति, जिसमें लोगों के बीच आपसी सहयोग के 3 स्तंभ पर आधारित सदस्य देशों की तरक्की के लिए बीच रूपरेखा तैयार की गई। ब्रिक्स घोषणा पत्र में समानता और आपसी सम्मान के तहत मानवाधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी देशों के साथ सहयोग करने पर बल दिया गया। बाजार आधारित कृषि व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देकर भुखमरी को खत्म करने, खाद्य सुरक्षा को हासिल करने, पोषण में सुधार, सतत कृषि और खाद्य के साथ ही लचीली कृषि प्रथा को लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा पत्र में अल्प विकसित देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, पारदर्शी, निष्पक्ष, पूर्वानुमानित, समावेशी, न्याय संगत, गैर भेदभावपूर्ण और नियमित आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की मांग की गई। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की साइडलाइन मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन, आपदा प्रबंधन पर सहयोग बढ़ाने के लिए सदस्य देशों का आह्वान किया। साथ ही जलवायु परिवर्तन की गंभीर होती स्थिति से बचने के लिए सोलर अलायंस जैसी वैश्विक पहल को बढ़ाने की बात कही। घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी स्वरूपों की आलोचना की गई। इसमें सीमा पर आतंकवाद, इसके वित्त पोषण और इसके सुरक्षित पनाहगाह पर निशाना साधा गया। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विचार साझा करने के महत्वपूर्ण मंच ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। जोहान्सबर्ग में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास यात्रा में वैश्विक दक्षिण को साथ लेकर आगे बढ़ने की अहमियत पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका के साथ भारत के और मजबूत होते सहयोग का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और करीबी साझेदार। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में भारत अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा। वैश्विक दक्षिण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की पहल का उल्लेख किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने संबोधन में अफ्रीकी संघ और ब्रिक्स के बीच साझेदारी के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में काफी लाभ होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बल दिया गया। भारत हमेशा से इन देशों के लिए आवाज उठाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कई प्रमुख मंचों पर इसकी मजबूती से बात रखते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने यूथोपियाई समकक्ष अबी अहमद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। ध्यान रहे कि इथियोपिया ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाले नए सदस्यों में भी शामिल है।
मोजाम्बिक के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिलिप जासिंटो न्योसी से द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की मोजाम्बिक यात्रा का जिक्र अभी हम कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर सेनेगल के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस जाएंगे। ये 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। ग्रीस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अज्ञात सैनिकों की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है, जहां वो ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर खासा जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और निवेश के विस्तार के साथ ही बुनियादी ढांचे के सहयोग, जहाज निर्माण उद्योग में सहयोग को और गहरा और विस्तारित करने पर विचार करेंगे। ग्रीस नाटो का सदस्य होने के साथ साथ यूरोप और यूरोपीय संघ के बाजार का प्रवेश द्वार भी है। इसके साथ ही एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए भी विशेष रणनीतिक स्थान पर भी स्थित है। दोनों प्रधानमंत्री पिछली बार सितंबर 2019 में यूएनजीए के मौके पर न्यूयॉर्क में मिले थे। अपनी ग्रीस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात के साथ ही यहां रह रहे भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो लिंक के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में आयोजित G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और वैश्वीकरण ने करोड़ों लोगों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक आशावाद और विश्वास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत को खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के मेल के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत पिछले 9 वर्षों के दौरान 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने डिजिटलीकरण के विस्तार और नवाचार को बढ़ावा देने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हम लाल फीताशाही से रेड कारपेट और उदारीकृत एफडीआई प्रवाह की ओर बढ़ गए हैं। उन्होंने विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों और देश में नीतिगत स्थिरता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि G20 देशों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में विश्वास का पुनर्निर्माण करें। प्रधानमंत्री ने लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर दिया, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण प्रक्रियाओं और ई-कॉमर्स के उपयोग से बाजार पहुंचने बढ़ने की संभावना है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि समूह व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत WTO के मूल में नियम आधारित खुली, समावेशी और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास करता है। उन्होंने बताया कि भारत ने 12वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के हितों का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में MSME की प्रमुख भूमिका को देखते हुए उन पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए MSME का अर्थ है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम सहयोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 सदस्यों की एक परिवार के रूप में सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रक्रियाओं में विश्वास बहाल करें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जयपुर घोषणा पत्र की गूंज पूरी दुनिया में पहुंचेगी। हमें MSMEs पर खास ध्यान देना होगा और विश्व व्यापार संगठन में भी जरूरी बदलाव करने होंगे। वाराणसी में शुरू हुई चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। चांद पर सफलता की भारतीय इबारत लिखने के बाद प्रज्ञान रोवर अपने मिशन में जुट गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने काम पर लग गए हैं। इसकी पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीर में विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के कुछ घंटों के बाद रोवर को बाहर निकलते हुए दिखाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने लैंडर के साथ एक संचार लिंक भी स्थापित कर लिया है, जो अब चंद्रमा की जानकारी जुटा पाएगा। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के महत्वपूर्ण अंग प्रज्ञान रोवर के पास 2 उपकरण हैं। दोनों चंद्रमा पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ साथ रासायनिक संरचनाओं से संबंधित जानकारी देंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में लगभग 7,800 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई। भारतीय वायुसेना की दक्षता बढ़ाने के लिए डीएसी ने खरीद श्रेणी के तहत MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को खरीद और संस्थापना के लिए AON की स्वीकृति दी, जो हेलीकॉप्टर्स की उत्तरजीविता की क्षमता में वृद्धि करेगा। डीएसी ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और बख्तरबंद रेजिमेंट्स के लिए मैदान आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद के लिए AON भी प्रदान किया, जो मानव रहित निगरानी, गोला बारूद, ईंधन और पुर्जों की लॉजिस्टिक डिलीवरी और युद्ध क्षेत्र में हताहतों की निकासी जैसे प्रचलनों को सक्षम बनाएगी। भाजपा नेता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के मुकुटमणि हैं। संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने 2014 के चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर में अहंकार भरा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में आज सुबह हुए भारी भूस्खलन से करीब 4 इमारतें ध्वस्त हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने एहतियातन इन भवनों को पहले ही खाली करवा लिया। शिमला के समरहिल इलाके में से एक और शव बरामद हुआ है, जो 4 साल की बच्ची का है। अब तक कुल 19 शव बरामद किए गए। हिमाचल के अधिकतर क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। शिमला शहर में पिछले 24 घंटों में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 24 और 25 अगस्त के लिए पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अमूल को ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2023 की ओर से दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार अमूल को न केवल विश्व स्तर पर सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया, बल्कि प्रसिद्ध अमेरिकी चॉकलेट ब्रांड हर्शे के बाद दुनिया भर में दूसरा सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड पाया गया। अगले महीने यानी सितंबर में बैंकों में 16 दिन कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार और 2 शनिवार यानी 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से 10 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। शेयर बाजार में जारी तेजी के साथ ही आयातकों और बैंकर्स की बिकवाली से अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले ₹29 मजबूत होकर 82.70 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। भारत में पिछले 7 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल का हवाला देने वाले लिंक्डइन प्रोफाइल की संख्या 14 गुना बढ़ गई। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती प्रतिभा के साथ भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया। लिंक्डइन के पहले फ्यूचर ऑफ वर्क स्टेट ऑफ वर्क AI के अनुसार भारत, सिंगापुर, फिनलैंड, आयरलैंड और कनाडा में AI स्किल अपनाने की दर सबसे तेज। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 267 रुपए चढ़कर 58,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 53,849 रुपए होगी। आज चांदी की कीमत में बड़ी बढ़त देखने को मिली। ये 1,130 रुपए महंगी होकर 73,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 180 अंक की गिरावट के साथ 65,252 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 57 अंक फिसला है। ये 19,386 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। वहीं IT, FMCG और रियल्टी शेयर्स में खरीदारी रही। एनर्जी इंफ्रा फार्मा शेयर्स में बिकवाली का रुख रहा। यूक्रेन पर रूसी हमलों में कम से कम 13 लोग घायल हो गए। डेनिप्रो में से एक बस टर्मिनल पर हुए हमले में बैंक, होटल और एक प्रशासनिक भवन सहित 10 से अधिक अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यह हमला तब हुआ जब यूक्रेन के कीव ने मॉस्को से आजादी के 32 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रही है। चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 8 उम्मीदवारों ने पहली बहस में हिस्सा लिया।
दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका के लिए साल 2024 कई मायनों में अहम होने जा रहा है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी से माहौल गर्म हो चुका है और नेताओं में वार पलटवार तेज हो गया है। मॉस्को के उत्तर में एक निजी जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में विमान में सवार 10 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। दुर्घटनाग्रस्त विमान को वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को एक निजी जेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वैगनर समूह ने लीबिया, सीरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और माली समेत अन्य देशों में लड़ाई लड़ी। यूक्रेन की राजधानी कीव में निवासियों ने 32वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। हालांकि कुछ लोगों ने हमलावर रूसी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई के बारे में बात करते हुए अपने दर्द बयां किए। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। जर्मनी की डोमिनिका फ्राइस उन पहले लोगों में से एक है जिन्हें दुनिया की पहली चिकित्सकीय रूप से अनुमोदित 3D मुद्रित बायोनिक बाह प्राप्त हुई। इस बायोनिक बाह का निर्माण यूके स्थित बायोनिक्स कंपनी ओपन बायोनिक्स द्वारा किया गया। इजराइल में मृत सागर के पास एक चट्टान खिसकने से एक लड़के की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रीस की राजधानी एथेंस के उत्तर में जंगल की आग मैनिडी शहर तक फैल गई। आग के कारण शहर के 3 नर्सिंग होम से लगभग 150 लोगों को निकाला गया। इंडोनेशिया की एक लैंडफिल में लगी आग, शुष्क हवाओं के कारण आग फिलहाल 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई। इसके कारण वेस्ट बांडुंग की स्थानीय सरकार ने यहां आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है। संघर्षपूर्ण फाइनल में कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंदा को हराने में सफलता पाई। मैग्नस कार्लसन ने पहली बार जीता फीडे विश्व कप का खिताब। प्रज्ञानंदा से मिली हार हर कदम पर कड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा के फीडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी बधाई। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द की भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता। चुनाव नहीं होने की वजह से उठाया कदम। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 12 अगस्त को होने थे, मगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव पर रोक लगा दी। आगामी वनडे विश्व कप के पहले अभ्यास मैचों के लिए शेड्यूल हो चुका है। विश्व कप के मुख्य मुकाबलों से पहले 10 अभ्यास मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम 30 सितंबर को पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगी, जबकि 3 अक्टूबर को दूसरे अभ्यास मैच में भारतीय टीम का सामना नीदरलैंड से होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय लॉन्ग जंप खिलाड़ी जैस्मिन एल्ड्रिन ने फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले कोई भी भारतीय इस साल फाइनल में नहीं पहुंच सका। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में इंडोनेशिया की जोड़ी को दी मात। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जॉन इस्नर ने कहा, यूएस ओपन के बाद टेनिस से लेंगे संन्यास। 38 साल के इस्नर ने 16 खिताब अपने नाम किए। इस टेनिस खिलाड़ी के नाम 14,411 रिकॉर्ड एस दर्ज है। बाकू में चल रहे आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। दुबई में चल रहे पैरा पावर लिफ्टिंग 2023 प्रतियोगिता में भारत के परमजीत ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बुधवार को इंग्लैंड को 6-2 से हराकर 4 देशों के टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मायामी ने यूएस ओपन कप के फाइनल में स्थान बना लिया। इंटर मायामी ने एफसी सिंसिनाटी को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराने में सफलता पाई। वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ज्यूरी अध्यक्षों ने आज नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें फीचर, रेयर फीचर और स्क्रिप्ट श्रेणियां शामिल। साल 2021 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए 28 भाषाओं की 280 फिल्मों की एंट्री आई। इनमें फीचर फिल्म में 31, रेयर फीचर फिल्म में 24 और सिनेमा की स्क्रिप्ट राइटिंग में 3 कैटेगरी शामिल है।
69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को मिला है। इस फिल्म में एक्टिंग से लेकर राइटिंग और डायरेक्शन तक सब कोच आर माधवन ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी। फिल्म पुष्पा द राइज में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है। यह सम्मान पाने वाले वो पहले तेलुगु एक्टर हैं। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में शानदार अभिनय के लिए आलिया भट्ट को, जबकि मिमी में बेहतर अभिनय के लिए कृति सनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए, जबकि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड पल्लवी जोशी को फिल्म द कश्मीर फाइल्स में शानदार अभिनय के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भारतीय फिल्म छेलो नॉमिनेट हुई। कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला, जबकि विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म शेरशाह ने विशेष जूरी पुरस्कार जीता। बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को, बेस्ट गुजराती फिल्म के लिए छल्लो शो, बेस्ट कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार 777 चार्ली, जबकि समानांतर बेस्ट मैथिली फिल्म चुनी गई। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट कोरियोग्राफी और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का अवार्ड फिल्म RRR ने जीता। अभिनेता मिशकत वर्मा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सीरियल काव्या एक जज्बा एक जुनून में काम करते नजर आएंगे। इस सीरियल में मिशकत IAS अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म गदर 2 ने अपनी लागत से 7 गुना से अधिक की कमाई कर ली है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 420 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म की लागत महज 60 करोड़ रुपए है। फिल्म गदर 2 की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात। योगी आदित्यनाथ से मिलने वाली टीम में फिल्म के निर्माता और निर्देशक अनिल शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष वाधवा, गौरव चोपड़ा समेत अन्य कलाकार शामिल रहे। जानी मानी अभिनेत्री सीमा देव का निधन 83 वर्ष की उम्र में हो गया। उन्होंने आनंद कोशिश और कोरा कागज समेत कुल 80 फिल्मों में अभिनय किया और सीमा देव मराठी सिनेमा की भी सशक्त अभिनेत्री थी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी 7 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म्स G5 पर रिलीज होगी। हड्डी का निर्देशन अक्षत अजय शर्मा ने किया। शिल्पा शेट्टी अभिनीत फिल्म सुखी 22 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। सुखी का निर्देशन सोनल जोशी ने किया है।